एमके टेबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 रूल्स। तो फाइनेंशियल प्लानिंग तो हम सब करना चाहते हैं, हम सब पैसे बचाना चाहते हैं, पैसे से पैसे बनाना चाहते हैं। थोड़ी बहुत फाइनेंशियल प्लानिंग हम कर भी लेते हैं, थोड़ा बहुत पैसा बचा लेते हैं, उसको कहीं पे इन्वेस्ट कर लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल हमारे मन में आता रहता है कि हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, क्या ये प्लानिंग सही है, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं या फिर हमसे कोई गलती कहीं पर हो रहा है। बार बार इससे जुड़े कंफ्यूजन में होते रहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग के 3 रूल कौन से हैं। इन रूल्स को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका जो पैसों से जुड़ी परेशानी आपको कहीं नहीं होगी, कभी नहीं होगी, और आप एक सही दिशा में, एक सही डायरेक्शन में कदम जो है वो बढ़ाएंगे। ये 3 रूल्स जो है ये मैंने नहीं बनाए हैं, बल्कि बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट जो हैं उनके द्वारा बताए गए रूल्स हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आपको पहले से ही पता हो, आपने पहले से इनको कहीं पे पढ़े होंगे या फिर सुने होंगे। लेकिन यहाँ पर केवल पढ़ने और सुनने से बात नहीं होगा, हमें देखना होगा कि इन रूल्स को हम प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि ये रूल्स क्या है और इनको हम अपने जीवन में, अपने लाइफ में अप्लाई कैसे करें। तो रूल नंबर 1 है कि पे योरसेल्फ फर्स्ट। जैसे ही आपका मंथली इनकम, मंथली सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अपने आप को पहले पे करना है। यानी कि आपको आपका जो सैलरी का एक हिस्सा है उसको आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए अलग कर लेना है। तो इसको आप अलग कैसे करेंगे? तो आप एक दूसरे बैंक में एक अकाउंट खोल सकते हैं, और जैसे ही आपका पैसा जो है डिपॉजिट होगा, मंथली इनकम जो है आता है आपके अकाउंट में आता है, तो उससे एक हिस्सा जो है आप दूसरे बैंक के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, अपने दूसरे बैंक के अकाउंट में। या फिर अगर इससे और एक सिंपल ऑप्शन भी है कि आप एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एसबीआई में आपका अगर सैलरी अकाउंट है तो एसबीआई में ही आप अपना एक रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट यानी कि आरडी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, और उसमें आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी लगा सकते हैं। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन यानी कि जैसे ही आपका पैसा क्रेडिट होगा, वैसे तुरंत आपका जो 24 आवर के अंदर आपका पैसा उसमें से एक पोर्शन आरडी अकाउंट में आपका ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाएगा। आपको वो ये याद रखना भी नहीं पड़ेगा। आप अमाउंट सेट कर सकते हैं और ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, यानी कि कब आपका अकाउंट डेबिट होना चाहिए, कितना अमाउंट डेबिट होना चाहिए, और कितना महीनों तक, कितना मंथ तक आपका अकाउंट जो है वो अमाउंट जो है वो कटता रहेगा और आरडी अकाउंट में जाता रहेगा। ये सब आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन के द्वारा सेट कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि जैसे ही आपका पैसा अकाउंट में आएगा तो तुरंत ही उसका एक हिस्सा आप जो है बचा लेंगे, सेविंग एंड इन्वेस्ट कर लेंगे। तो बाकी जो अमाउंट बचता है उससे आप अपने खर्चे जो है पूरे करेंगे। तो हम अगर सोचते हैं कि जब सैलरी मिलता है तो पहले खर्च कर लेते हैं, फिर महीने के आखिर में जो बचेगा वो थोड़ा सा सेव कर लेंगे, ऐसे करते करते हमारे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं और महीने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है। तो इसीलिए एक्सपर्ट्स ने ये बताया हुआ है कि आपको पहले अपने आप को पे करना है, यानी कि पहले आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट में पैसा डाल देना है। अगर आपका सैलरी 20,000 है तो आप ये मान के चलिए कि आपको 20,000 का एक लिमिट मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 20,000 के 20,000 पूरे खर्च करने हैं, उसमें से आपको अमाउंट बचाना है, और जो अमाउंट आपको बचाना है वो आपको पहले बचा लेना है। महीने के आखिर में नहीं बचाना है, बल्कि महीने के शुरुआत में ये काम आपको कर लेना है। अब कितना पैसा बचाएं? अब ये सवाल आता है कि कितना पैसा बचाएं, कितने पैसे खर्च करें। तो इससे जो रूल नंबर 2 है इसी से जुड़ा हुआ है। रूल नंबर 2 है द 50-30-20 रूल। अब 50-30-20 क्या होता है? तो जो भी आपका मंथली इनकम है उसका 50% आप अपने नीड्स पर यानी कि जरूरतों पर खर्च कर सकते हैं, 30% आप वांट्स पर खर्च कर सकते हैं, और 20% आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में लगाना है। तो अगर आपका सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपीज है, 20,000 रुपीज महीने के शुरुआत में आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि रूल नंबर 1 अप्लाई करना है, और 20,000 का 20% यानी कि 4,000 रुपीज आपको अलग कर लेने हैं, अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर लेने हैं। और बाकी बचता है कितना? बाकी बचता है हमारे पास 16,000 रुपीज, 16,000 रुपए। तो इसमें से 10,000 रुपीज आपको अपने जरूरतों के लिए खर्च करने हैं, यानी कि आपका जो रोटी कपड़ा मकान, खाने का सामान, ग्रोसरी, इलेक्ट्रिक बिल, गैस बिल, ये सब जो भी जरूरत की सामान है उस पर आपको 10,000 रुपीज खर्च करने हैं। उसके बाद आपके पास जो पैसा बचता है, 10,000 आपने जरूरतों पर, अपने नीड्स पर खर्च कर लिए, 4,000 आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में खर्च कर लिए, बाकी आपका 6,000 रुपीज जो बचता है वो आप अपने चाहतों पर, अपने वांट्स पर खर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि
10,000 रुपए में अगर आपके खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं तो आप क्या करें? ऐसा हो सकता है क्योंकि आज के समय में एजुकेशन पर भी बहुत ज्यादा खर्च हो रहा है। तो अगर 10,000 रुपए में आपका महीने का खर्च पूरा ही नहीं होता है तो क्या किया जाए? क्या आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए? देखिए ऐसा नहीं है, अगर आपके नीड्स 10,000 रुपए में यहाँ पर पूरे नहीं हो रहे हैं, यानी कि 50% में आपका अगर नीड्स पूरे नहीं हो रहे हैं, तो बाकी का अमाउंट आपको वॉन्ट्स में से लेने हैं। 80% बचता है, ठीक है। 80% को देखिए, 80% में देखिए अपने खर्च पूरे करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर 20,000 का हमने एग्जाम्पल लिया है, तो 4,000 आपने सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। उसके बाद जो 16,000 बचता है, 16,000 में देखिए आपके खर्चे पूरे होते हैं या नहीं होते हैं। उसमें से जितने पैसे पहले तो आपको अपने नीड्स में खर्च करने हैं, उसके बाद जो भी पैसा थोड़ा बहुत बचता है वो अपने वांट्स में आप खर्च कर सकते हैं। इस तरह का फाइनेंशियल डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना होगा। नहीं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पूरे पैसे ही खर्च कर दिए, नीड्स और वांट्स में खर्च कर दिए और सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ नहीं बच रहा है। तो धीरे धीरे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा, आप जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपका नीड्स 50% आपका जो इनकम है उससे पूरा हो जाएगा। उसके बाद जो 30% बचता है उससे आप अपने जो चाहते हैं वो पूरे कर सकते हैं, वांट्स पूरे कर सकते हैं। और थोड़े समय बाद जब आपका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो आप जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट उसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 50% में लेट से 50,000 आपका इनकम आ जाता है, तो 25,000 से कम में ही आपका जो मंथली इनकम मंथली खर्चे हैं वो पूरे हो जाते हैं। तो फिर क्या किया जाए? आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए, 20% से उसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपका जो वांट्स है 30% है, उसको आप मत बढ़ाइए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए। उससे होगा ये कि आप जो है एक अच्छा फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप अपने वांट्स को पूरा करने ही चाहते हैं, जैसे कि अगर आप कोई नया मोबाइल लेना चाहते हैं तो कैसे लें, तो उसके लिए ये उपाय है कि आप अपना जो नीड्स है, नीड्स का जो 30% का पैसा है, थोड़े थोड़े पैसे हर महीने बचाते जाइए। थोड़े समय बाद आप मोबाइल खरीद सकते हैं। इससे आपको ये गिल्ट भी नहीं रहेगा कि आपने बेकार में जो है अपना जो पैसा जो है खर्च कर दिया। तो ये 50-30-20 एक अच्छा बेंचमार्क है। स्टार्टिंग में यहाँ पर और एक पॉइंट आ सकता है कि स्टार्टिंग में अगर आप बिल्कुल आपके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है कि 20% पैसे बचाकर 80% में आप पूरा खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे हैं, तो आप एक छोटा सा अमाउंट से शुरुआत कीजिए। आप 5% से या 10% से सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। उसके बाद एक टारगेट रखिए कि आपको अपना जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है 20% तक लेके जाना है। तो आपके माइंड में एक टारगेट रहेगा कि मुझे 20% बचाना है। वो टारगेट जब आप अचीव कर लेंगे तो 50-30-20 रूल को अप्लाई कर सकते हैं। रूल नंबर 3 है द इमरजेंसी फंड। देखिए, हमें लाइफ में कभी भी इमरजेंसी का रिक्वायरमेंट हो सकता है। कभी भी हमारा ऐसा हो सकता है हमारे साथ कि हमारा जो मंथली इनकम आ रहा है वो आना बंद हो जाए। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तो आपको अपना एक मंथली सर्वाइवल अमाउंट कैलकुलेट करना है। सबसे पहले कितना अमाउंट है जिससे आप एक महीना 1 मंथ सर्वाइव कर सकते हैं। आपका सैलरी का अमाउंट जो भी हो, मंथली इनकम जो भी हो, आपको ये देखना है कि आपके जो मंथली खर्चे हैं एक महीना आपको सर्वाइव करने के लिए, आप पूरा एक लिस्ट बना लीजिए कि एक महीना सर्वाइव करने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए। सर्वाइव यानी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे हो जाए, और जो इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, ये सब पे हो जाए, और आपका जो खाने का खर्चा है, ग्रोसरी है, फूड आइटम्स है, वो सारे खर्चे पूरे हो जाएं और आप अच्छी तरह से अपना एक 1 मंथ जो है वो स्पेंड कर सकें, सर्वाइव कर सकें। उसके लिए आपको कितना अमाउंट जरूरी है उसको लिस्ट कर लीजिए, अमाउंट निकाल लीजिए, उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी कि अगर आपका मंथली सर्वाइवल अमाउंट 10,000 का आता है तो उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60,000। तो उतना अमाउंट आपको अपने इमरजेंसी फंड में रखने हैं। तो हमने रूल नंबर 1 में देख लिया कि सबसे पहले आपको अपने आप को खुद को पे करना है, यानी कि सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में अमाउंट डालना है। तो इससे हमें पता चलता है कि हम कैसे करें, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कैसे करें। रूल नंबर 2 में हमने देखा कि कितना अमाउंट हमें सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट में डालना है, जो सही अमाउंट है, आइडियल अमाउंट है, वो कितना है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इमरजेंसी फंड, यानी कि अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, स्टार्ट नहीं किया है, तो जरूर आप स्टार्ट कर दें। आप इमरजेंसी फंड को, रूल नंबर 3 को एक मोटिवेशन की तरह भी देख सकते हैं कि आप पैसे क्यों बचा रहे हैं, क्योंकि इमरजेंसी के लिए बचा रहे हैं। इमरजेंसी आपको कभी भी आ सकता है, किसी को भी आ सकता है इमरजेंसी। तो सबसे पहले तो आप सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हैं वो इमरजेंसी उससे एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करें।
एक बार आपने इमरजेंसी फंड क्रिएट कर दिया, उसके बाद अपने इन्वेस्टमेंट को आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, आरडी, एफडी, गोल्ड, कहीं भी पैसा लगा सकते हैं। लेकिन आप इमरजेंसी फंड में जो पैसा लगा रहे हैं वो पैसा पूरी तरह से सेफ होना चाहिए, लो रिस्क होना चाहिए। यानी कि आप एफडी या आरडी में उस पैसे को रखें और वो पैसा लिक्विड होना चाहिए, यानी कि इजीली आप उसको पैसे को निकाल सकें, इस तरह का ऑप्शन होना चाहिए। तो अगर आप बैंक में एफडी या आरडी कराते हैं, जैसे कि हमने आरडी का एग्जांपल लिया था, तो अगर आप बैंक में आरडी कराते हैं तो उससे आप इजीली पैसा जो है जब भी जरूरत हो तो उस आरडी को ब्रेक करके पैसा निकाल सकते हैं। तो इमरजेंसी फंड आपको पूरा जो है सेफ सिक्योर जगह पर, लो रिस्क जगह पर रखना है। भले ही उसमें रिटर्न आपको ज्यादा मिले ना मिले, उस बात का टेंशन आपको नहीं लेना है। तो ये 3 रूल्स अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आप एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट कर सकते हैं, मेरा यह मानना है। तो अगर आपका इससे जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हैं। अगर आपका कोई सजेशन है, आप कोई फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं, कोई तरीका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, तो भी आप नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।